हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी महत्व एवं सीमाएं, और हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के विभिन्न प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नियोजन के प्रकार। साधारण शब्दों में नियोजन का अर्थ होता है योजनाएं बनाना। और योजनाएं जब हम बनाते हैं तो उस समय हम विभिन्न आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तभी योजनाएं बनाते हैं। विभिन्न आधार को मानकर नियोजन के कई प्रकार हम देख सकते हैं। नियोजन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। समय या अवधि के आधार पर, पीरियड लेवल बेसिस। समय के आधार पर योजनाओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अल्पकालीन योजना, शॉर्ट टर्म प्लान, और दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग टर्म और पर्सपेक्टिव प्लान। अल्पकालीन योजना से हमारा संबंध वैसी योजनाओं से है जो कि छोटी अवधि के लिए यानी कि कम समय के लिए बनाई जाती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक योजना। इन अल्पकालीन योजनाओं में तत्कालीन समस्याओं के निवारण पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि उस समय जो हमारे पास समस्याएं हैं उस समय के लिए उसे हम दूर करने की और उसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और उसके लिए हम विभिन्न तरह की योजनाएं बनाते हैं। दीर्घकालीन योजना से हमारा आशय उन योजनाओं से है जो कि लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं, जैसे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घकालीन योजना। एक उपक्रम या संगठन का जीवन बहुत ही लंबा होता है। कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य संगठन के ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम तुरंत या कम समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें दीर्घकालीन योजना का निर्माण करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो देश विदेश में फैले, तो यह एक दिन की बात नहीं है, तो उसके लिए हमें दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। इसी प्रकार से अब हम प्रबंध के स्तर के आधार पर भी नियोजन को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, या हम इसके कई प्रकार देख सकते हैं। जैसे पहला है उच्च स्तरीय योजना। इस तरह की योजनाएं उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर या चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसके अंदर संपूर्ण उपक्रम की सामान्य नीतियों, उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं बाजार आदि तैयार किए जाते हैं। दूसरा है मध्य स्तरीय योजना। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये योजनाएं युक्तियों के रूप में तैयार की जाती हैं जिनके द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव होता है। अगला है निम्न स्तरीय योजना। यह योजनाएं पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती है तथा उपक्रम के कर्मचारियों या वर्कर्स के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होता है। अब हम देखते हैं कि क्रियाओं के आधार पर किस प्रकार से हम नियोजन का वर्गीकरण कर सकते हैं। नियोजन का वर्गीकरण हम क्रियाओं के आधार पर 2 रूप कर सकते हैं। पहला है आंतरिक योजना और दूसरा है बाहरी योजना, इंटरनल प्लान्स और एक्सटर्नल प्लान्स। आंतरिक योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो कि उपक्रम के अंदर की क्रियाओं के लिए की जाती है, बनाई जाती हैं, और बाहरी योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो कि उपक्रम के बाहर की जो भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए या उनके लिए बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले है आंतरिक योजना कौन कौन से होती हैं, जैसे कि आंतरिक संगठन के प्रारूप की योजना की हमारे संगठन में किसके नीचे कौन काम करेंगे, कौन कौन से विभाग होंगे। उत्पादन की मात्रा तथा गुण संबंधी योजना, कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी योजनाएं, उत्पादन के आकार प्रकार की योजनाएं,
उत्पादन की तकनीकी संबंधी योजनाएं कि कौन सी तकनीक प्रयोग किए जाएंगे। ये सब जो भी हम योजनाएं बनाते हैं वो संगठन के अंदर जो भी क्रियाएं होंगी उसके लिए बनाते हैं, तो इसे हम आंतरिक योजना कहते हैं। बाहरी योजना से आशय उपक्रम से बाहर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को निष्पादित करने एवं उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाई गई योजनाओं से है। जितनी विभिन्न प्रकार की बाहरी क्रियाएं की जाएंगी उनके संचालन करने और उन्हें नियंत्रण करने के लिए उतनी ही प्रकार की अलग अलग बाहरी योजनाएं भी बनानी होंगी। जैसे विक्रय के लिए विक्रय योजना, फिर यातायात के लिए यातायात संबंधी योजना। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो बाहर की क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए हम इसे बाहरी योजनाएं कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि उपयोग के आधार पर हम किस प्रकार से नियोजन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उपयोग के आधार पर हम योजनाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थायी अथवा बार बार उपयोग की जाने वाली योजनाएं, स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान्स, और दूसरा है एकल उपयोग योजनाएं, सिंगल यूज प्लान्स। स्थायी योजनाएं या बार बार उपयोग की जाने वाली योजनाएं वे योजनाएं हैं जिनका निर्माण उपक्रम के उच्च प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु स्थायी रूप से तथा बार बार काम में लाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इन योजनाओं में ऐसे बातों को सम्मिलित किया जाता है जो बार बार काम में आ सके, जैसे संस्था की उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, मोर्चाबंदी इत्यादि। ये योजनाएं संस्था में कार्यरत अधिकारियों का निश्चित परिस्थितियों में बार बार एवं निरंतर निर्देशन करती रहती हैं। इसका कारण यह है कि इन योजनाओं में ऐसी सीमा एवं दिशा निर्धारित कर दी जाती है जिनके अनुसार सरलता से उपयुक्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इन्हें योजनाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले से ही तय कर ली जाती है और फिर इनके आधार पर पद पर कार्यरत कोई भी अधिकारी समय पड़ने पर सही निर्णय ले सकता है। एकल उपयोग योजनाएं या सिंगल यूज प्लान्स वे योजनाएं होती हैं जो किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन उसी समय उपयोग के लिए बनाई जाती है। जैसे ही उस विशेष परिस्थिति का समाधान हो जाता है, एकल योजना का अंत हो जाता है। एक बार उपयोग करने के पश्चात इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहता है और वो इसी प्रकार से दूसरे कामों में या दूसरी क्रियाओं में उपयोग नहीं किया जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन्हें बार बार बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हम एकल उपयोग योजना कहते हैं। जैसे कार्यक्रम तथा बजट बनाना। बजट हमेशा किसी विशेष कार्य के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है और वो कार्य खत्म हो जाने पर फिर से जब अगला कार्य होता है तो उसके लिए फिर से बजट बनाया जाता है। अलग अलग कार्यों का अलग अलग बजट के साथ साथ हम हर साल अपनी संस्था के लिए भी बजट का निर्माण करते हैं और फिर अगले साल हम फिर से बजट का निर्माण करते हैं। तो एक बजट जो होता है वो जनरली एक साल के लिए या कभी कभी हम लोग 1 महीना या 6 महीने के लिए भी बजट बनाते हैं। फिर उसे रिन्यू किया जाता है और दूसरा बजट बनता है कि हमें अगले तिमाही में या अगले 6 माही में हमारा कितना खर्च होगा, कहाँ कहाँ किस मद में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से बजट भी बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, कम समय के लिए होता है और वो एक बार जब प्रयोग हो जाता है तो फिर से हम लोग दूसरा बजट का निर्माण करते हैं। तो इसलिए बजट को भी हम एकल उपयोग योजना के अंतर्गत लाते हैं। इस प्रकार से हम समय के आधार पर, प्रबंध के स्तर के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर और उपयोग के आधार पर नियोजन को विभिन्न रूप से विभाजित करके उसके विभिन्न प्रकारों को देख सकते हैं। नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है जिसे हम उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, पद्धतियाँ, नियम, बजट, कार्यक्रम इत्यादि रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स के विषय में। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे
एक संगठन का उद्देश्य हो सकता है कि वह बिक्री को 20,000 करोड़ रुपए के पार ले जाएगा, या फिर एक संगठन का उद्देश्य यह हो सकता है कि वो प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संगठन का उद्देश्य जो होता है उसी को आधार मान के बाकी सारे क्रियाएं की जाती हैं। उद्देश्य की विशेषताओं की बात करें तो वे स्पष्ट होने चाहिए, जैसे कि हमें 10,000 रुपये बिक्री करनी है या फिर हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है परिणाम से संबंधित होने चाहिए, न कि उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारा 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये हमारा परिणाम है कि हमें 10,000 रुपये उत्पादन करना है। उसे हम किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं ये उद्देश्य में नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये उद्देश्य में निर्धारित नहीं किया जाता है। अगला है उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 10,000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, तो 10,000 यूनिट यानी कि हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारा उतना उत्पादन हो रहा है या नहीं, तो यह मापने योग्य होने चाहिए। इन्हें प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 10,000 यूनिट उत्पादन करने का लक्ष्य रखते हैं तो उसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करते समय हमें विशेष समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, जैसे कि हम 10,000 यूनिट एक वर्ष में उत्पादन करेंगे, तो यहाँ पर हमने समय सीमा निर्धारित कर दिया कि एक वर्ष। तो ये किसी भी उद्देश्य को तय करते समय सीमा का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। अगली विशेषता है उद्देश्य प्राप्त करने के योग्य होने चाहिए, अर्थात हम ऐसे ही कोई उद्देश्य सेट नहीं कर सकते हैं। जो उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं, कर्मचारियों के द्वारा उस काम को किया जा सकता है, उसी उद्देश्य को सेट करना चाहिए, उसी उद्देश्य का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास बहुत ही कम कर्मचारी हैं और हम कहें कि हमें 20,000 यूनिट किसी वस्तु का उत्पादन करना है और वो करने के लिए जितनी कर्मचारी की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं है, तो यह उद्देश्य तय करना बेकार होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो उद्देश्य को निर्धारित करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह प्राप्त करने योग्य है या नहीं। तो ये थे उद्देश्य की विशेषताएं, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमें उद्देश्य का निर्माण करना चाहिए। आगे हम देखते हैं मोर्चाबंदी स्ट्रैटेजी। मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अर्थात बाजार में जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए या बाजार में अपने आप को साबित करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और उस पर ध्यान रखते हुए हम अपने जो नीतियां हैं या अपने जो कार्य करने का तरीका है उस पर हम बदलाव करते हैं, और उसे हम कहते हैं मोर्चाबंदी या स्ट्रैटेजी। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है या फिर विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है, तो बाजार में अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए हमें मोर्चाबंदी या स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम अपनी वस्तुओं को अपनी प्रतियोगियों के वस्तुओं से बेहतर साबित कर सकते हैं। तभी बाजार में उपभोक्ता हमारी वस्तुओं की मांग करेगा और हमारी वस्तुओं को खरीदेगा। मोर्चाबंदी दो प्रकार की होती है, बाहरी मोर्चाबंदी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी और आंतरिक मोर्चाबंदी इंटरनल स्ट्रैटेजी। जब प्रतियोगियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो इसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। अगर किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है तो उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी की जाती है और जिसे हम आंतरिक मोर्चाबंदी कहते हैं। जैसे कार्यालय में कंप्यूटर लगाना, जिससे अनेक व्यक्तियों की छटनी हो सकती है, उन्हें नौकरी पे से निकाला जा सकता है, तो इस व्यवस्था को लागू करने पर कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जाएगा और उस विरोध का सामना करने के लिए प्रबंधकों द्वारा पहले से ही तैयारी करनी होगी ताकि नई व्यवस्था भी लागू हो जाए और कर्मचारी भी नाराज न हो। तो इसे हम
आंतरिक मोर्चाबंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नीतियों की ओर, पॉलिसीज की ओर। नीतियां वे सामान्य विवरण हैं जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना है जिसके अंदर रहते हुए ही कोई कार्य किया जा सकता है अथवा कोई निर्णय लिया जा सकता है। उद्देश्य यह निश्चित करते हैं कि हमें क्या करना है और नीतियां हमें यह बताती हैं कि उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। हम कुछ नीतियों के संबंध में सुनते रहते हैं, जैसे सेवा वर्गीय नीति। इस नीति में यह निश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारियों की पदोन्नति या प्रमोशन का आधार उनका आयु होगा। एक बार यह निश्चित कर देने के बाद किसी भी विभागीय प्रबंधक को कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में उच्च प्रबंधक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विक्रय नीति। इस नीति में यह निश्चित कर दिया जाता है कि माल केवल नकद बेचा जाएगा या उधार भी। इस प्रकार से छोटी छोटी नीतियां बनाई जाती हैं और इनका प्रयोग करके कोई भी प्रबंधक आसानी से किसी भी समय अपना निर्णय ले सकता है। नीति निरंतर चलने वाला एक ऐसा निर्णय है जो बार बार पैदा होने वाली एक समान समस्याओं अथवा परिस्थितियों में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करता है। कार्यविधि, प्रोसीजर। कार्यविधियां वे योजनाएं हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती है। कार्यविधियों के द्वारा आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप किसी क्रिया को करने का तरीका एवं उसका क्रम निर्धारित किया जाता है। एक बार कार्यविधियों की स्थापना हो जाने के उपरांत उनका अनुकरण किया जाना अनिवार्य होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ उसमें लोच का होना भी आवश्यक है ताकि उन्हें बदलती हुई आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। पद्धति, मेथड। पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। पद्धति का संबंध सभी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है और यह कार्यविधि की तुलना में अधिक विस्तृत होती है कि एक काम को पूरा करने के लिए कौन सा पद्धति अपनाया जाएगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हो सकती हैं, परंतु पद्धति के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि उस विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी विशेष पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों से विभिन्न पद्धतियों का गहन अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ऐसे पद्धति का चयन किया जाता है जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट कम हो, उत्पादकता में वृद्धि हो और लागत में भी कमी आए। अब हम पढ़ेंगे नियम के विषय में, रूल्स। आपने अपने घर पे बहुत सारे नियम सुने होंगे। सुबह जल्दी उठना, रात में समय पर सो जाना, समय पर पढ़ने बैठना और समय पर खाना खाना। इस तरह के छोटे छोटे नियम हम घर पर सुनते सुनते बड़े होते हैं। उसके बाद आपने विद्यालय में भी नियम देखा है कि कक्षा में शांति बनाए रखे, यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, प्रार्थना होने के बाद लाइन बनाकर ही कक्षा में प्रवेश करें। इस तरह के छोटे छोटे नियमों से विद्यालय का संचालन आसान हो जाता है। इन नियमों का पालन सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता है। इसी प्रकार से व्यावसायिक संगठनों में भी कई छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना सभी कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है। जैसे कारखाने में धूम्रपान का वर्जित होना, यह एक बहुत ही कॉमन नियम है, साधारण सा नियम है जो हमें हर व्यावसायिक संगठन में देखने को मिलता है। नियम का पालन नहीं करने पर संस्था द्वारा दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नियम का अभिप्राय उस योजना से है जो हमें बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं। नियम का एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे कि उधार विक्रय से 10 दिन में उधार वसूल न होने पर एक निश्चित दर से ब्याज लगेगा।
यह एक नियम है और सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा। नियम एवं नीति में अंतर होता है। नीति केवल मार्गदर्शन करती है और अधिकारियों को एक सीमा के अंदर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। जैसे माल उधार बेचा जा सकता है, यह एक नीति है, लेकिन किस ग्राहक को माल उधार देना है और किसको नहीं, यह विक्रय प्रबंधक को देखना है, अर्थात उसे अपना विवेक का प्रयोग करना है। पर दूसरी ओर नियम के लिए विवेक की जरूरत नहीं होती है। जैसे उधार विक्रय से 10 दिन में उधार वसूल न होने पर एक निश्चित दर से ब्याज लगेगा। यह एक नियम है और सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा। इस पर प्रबंधक को किसी प्रकार की विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किसे ब्याज देना है अथवा किसे नहीं देना है। जिन्होंने भी 10 दिन के अंदर अपनी पेमेंट नहीं किया है, उन सभी को ब्याज देना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बजट की ओर। बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुमानित धन, सामग्री, समय एवं अन्य साधनों का ब्यौरा देती है। अनुमानित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बजट हमेशा भविष्य के लिए बनाते हैं और भविष्य के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमें कितनी धन की आवश्यकता हो सकती है, सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, समय एवं अन्य साधनों की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार से हम सभी आवश्यकताओं का एक बजट बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्रय विभाग के बजट में इस बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस किस तरह का माल कितनी कितनी मात्रा में कब कब खरीदा जाएगा और उस पर कितनी लागत आएगी। इसी तरह से अन्य विभागों के भी बजट तैयार किए जाते हैं। बजट का संबंध नियोजन एवं नियंत्रण दोनों से होता है। जब हम बजट तैयार करते हैं तो इसका संबंध नियोजन से होता है और जब हम परिणामों में विचलन को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका संबंध नियंत्रण से होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्यक्रम, प्रोग्राम्स। कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग विस्तृत योजना से है, जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही सचेत कर देते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। कार्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उत्पादन कार्यक्रम, प्रोडक्शन प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, प्रबंध विकास कार्यक्रम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि। एक उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने से लेकर माल को तैयार करने तक की सभी क्रियाओं को क्या, कैसे, कौन, कब में परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है जिसके लिए कार्यक्रम बनाया जाता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है और नए काम के लिए फिर से नया कार्यक्रम बनाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम उस योजना को कहते हैं जिसके अंतर्गत अपेक्षाकृत बड़ी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और मुख्य पदों, उनके क्रम एवं समय तथा उत्तरदायी विभागों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, पद्धतियाँ और नियम स्थायी योजना के अंतर्गत आते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स के अंतर्गत आते हैं और बजट तथा प्रोग्राम्स, कार्यक्रम एकल प्रयोग योजना के अंतर्गत आते हैं, सिंगल यूज प्लान के अंतर्गत आते हैं। आशा करती हूँ आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स वगैरह तैयार कर लें और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।